तो मैं आप सभी को यहाँ पर अलिफ लैला की कहानियाँ सुना रहा हूँ। आज की कहानी है सिंदबाद जहाजी की 5वीं यात्रा की कहानी। यह अरबियन नाइट्स का एक भाग है। सिंदबाद ने कहा कि मेरी विचित्र दशा थी। चाहे जितनी भी मुसीबत पड़े, मैं कुछ दिनों के आनंद के बाद उसे भूल जाता था और नई यात्रा के लिए मेरे तलवे खुजाने लगते। इस बार भी यही हुआ। इस बार मैंने अपनी इच्छानुसार यात्रा करनी चाहिए। चूँकि कोई कप्तान मेरी निर्धारित यात्रा पर जाने को राज़ी नहीं हुआ, इसलिए मैंने खुद ही एक जहाज़ बनवाया। जहाज़ भरने के लिए सिर्फ मेरा माल काफ़ी न था, इसलिए मैंने अन्य व्यापारियों को भी उस पर चढ़ा लिया और अपनी यात्रा के लिए गहरे समुद्र में आ गए। कुछ दिनों में हमारा जहाज़ एक निर्जन टापू पर लगा। वहाँ रुख पक्षी का एक अंडा रखा था। जैसे ही एक पहले की यात्रा में मैंने देखा था, मैंने अन्य व्यापारियों को उसके बारे में बताया था। वे उसे देखने उसके पास गए। उस अंडे में से बच्चा निकलने वाला था। जब जोर की ठक ठक की आवाज़ के साथ बच्चे की चोंच अंडा तोड़कर निकली, तो व्यापारियों को सूझा कि रूह के बच्चे को भूनकर खा जाएं। वे कुल्हाड़ियों से अंडा तोड़ने लगे। मेरे लाख मना करने पर भी वे न माने और बच्चा निकालकर उसे काट भून कर खा गए। कुछ ही देर में 4 बड़े बड़े बादल जैसे आते दिखाई दिए। मैंने पुकार कर कहा कि जल्दी से जहाज़ पर चलो, रुख पक्षी आ रहे हैं। हम जहाज़ पर पहुँचे ही थे कि बच्चे के माता पिता वहाँ आ गए और अंडे को टूटा और बच्चे को मरा देखकर क्रोध में भयंकर चीत्कार करने लगे। कुछ देर में वे उड़कर चले गए। हमने तेज़ी से जहाज़ को एक ओर भगाया कि रुख पक्षियों के क्रोध से बचें, किंतु कोई लाभ नहीं हुआ। कुछ ही देर में रुख पक्षियों का एक पूरा झुंड हमारे सिर पर आ पहुंचा। उनके पंजों में विशालकाय चट्टानें दबी थी। उन्होंने हम पर चट्टानें गिराना शुरू किया। एक चट्टान जहाज़ से थोड़ी दूरी पर गिरी और उससे पानी इतना उथल पुथल हुआ कि जहाज़ डगमगाने लगा। दूसरी चट्टान जहाज़ के ठीक ऊपर गिरी और जहाज़ के टुकड़े टुकड़े हो गए। सारे व्यापारी और व्यापार का माल जलमग्न हो गया। मुझे ही प्राण रक्षा का अवसर मिला और मैं एक तख्ते का सहारा लेकर किसी तरह टापू पर पहुंचा। तट पर कुछ देर तक सुस्ताने के बाद मैं उस द्वीप पर घूम फिर कर देखने लगा कि क्या किया जा सकता है। मैंने देखा कि वहाँ सुंदर फलों के कई बाग हैं। कई पेड़ों के फल कच्चे थे, किंतु फल से बहुत पके और मीठे थे। कई जगह मैंने मीठे पानी के स्तोत्र देखे। मैंने पेट भरकर पके फल खाए और एक स्तोत्र से पानी पिया। रात हो गई, इसलिए मैं एक जगह पर सोने के इरादे से लेट गया, किंतु मुझे नींद न आई। निर्जन स्थान का भय भी था और अपने दुर्भाग्य पर दुख भी था। मैं रोता था और स्वयं को धिक्कारता था कि इतनी धन दौलत होने पर भी जिससे आयु पर्यंत सुख और ऐश्वर्य के साथ रह सकता था, फिर यह यात्रा करने की मूर्खता क्यों की। कभी यह भी सोचने लगता कि इस द्वीप से किस तरह निकलकर बाहर जाया जा सकता है। इतने में सवेरा हो गया। मैं भी अपनी उधेड़ बुन को छोड़कर उठ खड़ा हुआ और फल वाले पेड़ों को घूम घूम कर देखने लगा। कुछ ही देर में मैंने देखा कि वहाँ किनारे पर एक बूढ़ा बैठा है। वह बहुत कमज़ोर लगता था और मालूम होता था कि उसकी कमर के नीचे का भाग पक्षाघातग्रस्त है। पहले मैंने सोचा कि यह भी मेरी तरह का कोई भूला भटका यात्री है जिसका जहाज़ डूब गया है। मैंने उसके समीप जाकर उसका अभिनंदन किया। उसने कुछ उत्तर न दिया, केवल सिर हिलाया। मैंने उससे पूछा कि तुम क्या कर रहे हो। उसने मुझे संकेत में बताना चाहा कि मैं उसे अपने कंधों पर बिठाकर नहर पार करा दूं। मैंने सोचा कि शायद उससे पार यह मेरे कंधों पर चढ़कर पेड़ों से फल तोड़ना और खाना चाहता है। मैंने उसे अपनी गर्दन पर चढ़ा लिया। अब मुझे यह बात याद आती है तो मैं हंसता हूँ। नहर के पार जाकर मैंने उतारना चाहा तो वह बूढ़ा तो बिल्कुल मरिया लगता था, एकदम से शक्तिशावान हो गया। उसने मेरी गर्दन के चारों ओर इतनी जोर से पाँव करे कि मेरा दम घुटने लगा। मेरी आंखें बाहर को निकलने को हुई और मैं अचेत होकर गिर पड़ा। फिर उसने पाँव ढीले किए, जिससे मैं सांस लेने लगा और कुछ देर में होश आ गया।
अब बूढ़े ने मुझसे उठने का इशारा किया और मेरे न उठने पर उसने एक पाँव मेरे पेट में गड़ाया और दूसरा मुंह पर मारा। इससे मैं विवश हो गया और उसके कहने के अनुसार काम करूं। मैं उसे लिए घूमने लगा। वह पेड़ों के नीचे मुझे ले जाता और फल तोड़ता, खुद खाता और कुछ मुझे भी खाने को दे देता। रात होने पर मैं लेटने की तैयारी करने लगा। बूढ़ा अब भी मेरी गर्दन से न उतरा। वैसे ही अपनी गर्दन के चारों ओर उसके पाँव का घेरा लिए हुए लेट गया और सो गया। वह भी इसी दशा में सो गया। सुबह उसने ठोकर मारकर मुझे जगाया और उसी तरह मुझ पर सवार होकर वह द्वीप में घूमता फिरा। मैं क्रोध और दुख से अधमरा हो गया, किंतु कुछ कर भी नहीं सकता था, क्योंकि वह मुझे एक क्षण के लिए भी नहीं छोड़ता था और रुकने पर एड़ियों से ठोकरें मारता था, जिससे मुझे अतीव कष्ट होता था। एक दिन मैंने वहाँ पर कद्दू के सूखे खोल पड़े देखे। मैंने उन्हें साफ़ किया और उनमें पके अंगूरों का रस निचोड़कर भर लिया। कुछ दिनों बाद फिर घूमता हुआ वहाँ गया तो देखा कि रस से खमीर उठ गया है और वह मदिरा बन गया है। मैं बहुत कमज़ोर हो गया था, इसलिए स्वयं को शक्ति देने का यह उपाय किया था। मैंने थोड़ी सी शराब पी और मुझ में शक्ति आ गई। मैंने तेज़ी से चलने लगा और गाने भी लगा। बूढ़े को यह देखकर आश्चर्य हुआ। उसने इशारों से एक कद्दू की शराब देने के लिए कहा। मैं तो 2-4 घूंट ही लेता था। उसे थोड़ी मदिरा पीकर आनंद आया तो वह एकदम से कद्दू की शराब पी गया। इससे उसे तेज नशा चढ़ गया। वह गाने लगा और झूमने और डगमगाने लगा। जब मेरी गर्दन पर उसकी पकड़ ढीली हो गई तो मैंने उसे पृथ्वी पर पटक दिया। उसके गिरते ही मैंने एक पत्थर से उसका सिर कुचल कुचल कर उसे मार डाला। मुझे उसकी पकड़ से छूटकर बड़ा सुख मिला और मैं समुद्र तट पर आ गया। संयोग से उसी समय एक जहाज़ के कुछ लोग जहाज़ में मीठा पानी भरने उस द्वीप में उतरे। उन्होंने मेरी कहानी सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा, क्या तुम सचमुच इस बूढ़े के हाथ पड़े थे? उससे न जाने कितनों को इसी तरह दौड़ा दौड़ाकर और गला घोंटकर मार डाला है। उसके हाथ से कोई नहीं बचा। तुम वास्तव में बहुत भाग्यशाली हो। इस द्वीप के अंदर कोई नहीं जाता, सभी इससे भय खाते हैं। फिर वे मुझे अपने जहाज़ पर ले आए। कप्तान ने भी मेरा हाल सुनकर मुझ पर दया की और बगैर किराए के पूरी सुविधा के साथ मुझे ले चला। यात्रा के दौरान एक बड़े व्यापारी से मेरी गहरी मित्रता हो गई। एक अन्य द्वीप पर पहुंचकर उस व्यापारी ने अपने कई नौकर ज़मीन पर भेजे और मुझे एक टोकरा देकर कहा कि इनके साथ चले जाओ और जैसा यह करे वैसा ही तुम भी करना और इनसे अलग न होना, वरना बड़ी मुसीबत में फंस जाओगे। मैं सब आदमियों के साथ टापू पर उतर गया। द्वीप पर नारियल के बड़े बहुत से पेड़ थे, किंतु वे इतने ऊंचे थे कि उन पर चढ़ना असंभव लगता था। वहाँ बहुत से बंदर भी थे। वे हमसे डर के तुरंत पेड़ों पर चढ़ गए। अब मेरे साथियों ने यह किया कि ढेले पत्थर जमा किए और बंदरों पर फेंकने लगे। मैंने भी ऐसे ही किया। बंदर क्रोध में आकर नारियल तोड़कर हम लोगों के सिरों पर फेंकने लगे। कुछ ही देर में सारी ज़मीन पर नारियल बिछ गए। हम लोगों ने नारियल के टोकरे भरे। मैं इस प्रकार नारियल प्राप्त होने पर आश्चर्य में पड़ा। फिर मैं उन लोगों के साथ शहर में आया जहां नारियल अच्छे दामों में बिक गए। व्यापारी ने नारियलों की कीमत में मेरा हिस्सा मुझे देकर कहा कि तुम रोज़ इसी तरह जाकर नारियल जमा किया करो और उनसे जो पैसा मिले उसे बचाते जाओ। कुछ दिनों में तुम्हारे पास इतना धन इकट्ठा हो जाएगा कि आसानी से अपने देश को वापस जा सकोगे। मैंने उसकी बात मानी और कई दिनों तक किसी तरह नारियल बेचता रहा। मेरे पास इस सौदे में पर्याप्त धन हो गया। कुछ दिनों बाद जिस जहाज ने मुझे बचाया था वह उस बंदरगाह से चला गया। मैं वहीं रुक गया क्योंकि मैं दूसरी ओर जाना चाहता था। मैंने बहुत से नारियल अपने पास ही जमा कर लिए थे। कुछ दिनों में एक जहाज़ उधर जाने वाला आया जिधर मैं जाना चाहता था। मैं अपनी नारियल की खेप लेकर सवार हुआ। वहाँ से जहाज़ उस द्वीप में आया जहाँ काली मिर्च पैदा होती है। वहाँ से हम लोग उस टापू में गए जहाँ चंदन और आबनूस के पेड़ बहुतायत से हैं। वहाँ के निवासी न तो मदिरापान करते हैं न किसी प्रकार के कुकर्म करते हैं। उन दोनों द्वीपों में मैंने नारियल बेचकर काली मिर्च और चंदन खरीदा। इसके अतिरिक्त कई अन्य व्यापारियों के सलाह से मैं समुद्र में मोती निकलवाने की योजना में उनका भागीदार बन गया। हम लोगों ने बहुत से गोताखोरों को मजदूरी पर लगाया।
भगवान की कुछ ऐसी कृपा हुई कि मेरे गोताखोरों ने अन्य गोताखोरों की अपेक्षा कहीं अधिक मोती निकाले और मेरे मोती अन्य मोतियों से बड़े और सुडौल भी थे। इसके बाद मैं एक जहाज़ पर बसरा बंदरगाह आ गया। वहाँ पर मैंने काली मिर्च, चंदन और मोतियों को बेचा तो मेरी आशा से कहीं अधिक लाभ हुआ। मैंने उसका 10वां भाग दान में दे दिया और अपने सुख सुविधाओं की वस्तुएं खरीदकर बगदाद में अपने घर पर आकर रहने लगा। 5वीं यात्रा का वृतांत सुनकर सिंदबाद ने हिंदबाद को फिर 400 दिनारें दी और उसे तथा अन्य मित्रों को विदा करके अगले दिन फिर नया यात्रा वृतांत सुनाने के लिए आमंत्रित किया। अगले दिन सब आए और खाना पीना होने के बाद यात्रा वृतांत आरंभ हो गया। मित्रों, मैं आप सभी को यहाँ पर अलिफ लैला की अरबियन नाइट्स की कहानियाँ सुना रहा हूँ। यह कहानियाँ रहस्य रोमांच से भरी हुई हैं और हमें कुछ ना कुछ शिक्षा जरूर देती हैं। कहानी अच्छी लगे तो शेयर कीजिएगा।